Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MD CAT tutor. Students, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मो के मुतालिक। आज हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मो क्या है। फर्स्ट लॉ जिसको आप सिर्फ पढ़ते थे एज टू एग्जाम्पल्स और उसके साथ दो प्रोसेसेस, तो आज हम उसको थोड़ा सा वास्ट लेके जाएंगे और साथ हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मो। तो चलिए बगैर किसी इंतज़ार के हम मूव करते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ से और हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमारे लॉज क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि स्पेसिफिकली हमें ज़ीरोथ लॉ किस बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तो ज़ीरोथ लॉ की बात की जाए तो यह हमें गाइड करता है मेनली थर्मल इक्विलिब्रियम के मुतालिक। अगर हम बात करते हैं ज़ीरोथ लॉ की तो ये गाइड करता है अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने एक सिंपल सी बात पढ़ी थी कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो मूव करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और फ़र्ज़ कीजिएगा अगर हमारे पास टोटल 3 बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये है, दिस इज़ बॉडी ए, और इसके साथ ही हमारे पास बॉडी एक यहाँ पर मौजूद है, दिस इज़ बॉडी बी, और एक बॉडी मौजूद है इस साइड पे, दिस इज बॉडी सी। और हमने कहा कि हम हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, हीट ट्रैवल हो रही है ए और बी के दरमियान में, और इन द सेम सेंस हीट ट्रैवल कर रही है बी और सी के दरमियान में भी। और यहाँ अगर हम ये बात कह देते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए हैज़ बिकम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली टेम्परेचर ऑफ ए इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। हम ये बात यूँ भी कह सकते हैं कि अगर तो टेम्परेचर ए का बी के इक्वल आ गया है और बी का सी के इक्वल आ गया है तो अल्टीमेटली ए का भी सी के इक्वल ही होगा। दिस रिप्रेजेंट्स के थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, और हीट मूव करती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से अगर हम देखें तो। और इसके बाद अगर हम मेन अपना टॉपिक डिस्कस करें विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमें फर्स्ट लॉ जनरली ये बात बताता है कि हम किसी भी सिस्टम में स्टूडेंट्स जो हीट प्रोवाइड करते हैं ना, वो हीट मेनली 2 काम करती है। वो हमारी दी गई हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लेके आ रही होती है, जबकि साथ साथ हमारी वही गिवन हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज के साथ साथ वर्क भी करवा रही होती है। तो कहते हैं Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया। आपकी बुक ये कहती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल होता है बाईसाइकिल पंप में। वो किस तरह से, देखें, बाईसाइकिल पंप के अंदर हम कोई हीट तो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, हमारे पास तो कोई हीट नहीं है, कुछ ऐसे करके पंप आता है। अगर हम जनरली देखें तो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के साथ हमने एक पाइप अटैच किया होता है। जैसे ये पाइप आ गया, ये अटैच हो जाएगा टायर के साथ। अब उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक मौजूद है पिस्टन, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है एक पिस्टन
दिस इज पिस्टन विच इज़ इनसाइड सिलेंडर, और बाहर हमने इसका हैंडल एक पकड़ा होता है जिससे हम इसको पुश कर रहे होते हैं, और एक छोटा सा होल इस जगह पे होता है। जैसे ही आप इसको रैपिडली करना, रैपिडली है, जैसे ही आप इसको रैपिडली मूव करवा रहे होते हैं तो आपकी मोशन की वजह से अंदर सक्शन क्रिएट होती है जिससे एयर इस होल से अंदर आ जाती है, और जब आप पुश करते हैं तो वही एयर दोबारा इस चली जाएगी पाइप से टायर के अंदर। अब इस सारे में हम कोई हीट तो नहीं दे रहे, लेकिन इसको पुश करने में, इसको बार बार मूव करवाने में हम वर्क तो कर रहे हैं ना, और हमारा किया गया वर्क अगर हीट नहीं है तो नोट कीजिएगा, हीट की गैर मौजूदगी में हमारा किया गया वर्क फिर क्या कर रहा होता है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज का बायस बनता है। नेगेटिव वर्क का मतलब है कि ये वर्क हम कर रहे हैं, डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, और ये रीज़न है कि जब आप बाईसाइकिल पंप को बहुत ज़्यादा देर पुश करेंगे ना तो कुछ देर के बाद इसके मेटालिक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अगर सेकंड केस देखें तो सेकंड केस ये है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जो हम फूड इनटेक करते हैं, वो फूड भी दो काम करता है ना, हमें देता है एनर्जी कि हम वर्क कर सकें, हमारी इनटेक से हम वर्क भी करते हैं और साथ साथ हमारी ग्रोथ भी होती है, हमारी अपनी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो भी सेम असूल को ही फॉलो करती है। अगर जनरली देखा जाए तो हम फर्स्ट लॉ के मुताबिक पढ़ेंगे 4 बेसिक प्रोसेसेस को, और वो देखते हैं कौन कौन से। अगर हम 4 प्रोसेसेस की बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट इज आइसोथर्मल, सेकंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस के बाद देयर इज आइसोबैरिक, और साथ ही आइसोकोरिक प्रोसेस। आप ज़रा नोट कीजिएगा, हम डील करेंगे आइसोबैरिक, उसके बाद आइसोथर्मल स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे एडियाबैटिक की, और साथ ही हम बात करेंगे आइसोकोरिक की। ये हमारा डिटेल्ड टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के लिहाज से। ज़रा नोट कीजिएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? सच प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर नोट कीजिएगा, बाय जनरल गैस इक्वेशन वैसे तो होता है PV इज इक्वल टू nRT। ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास इस फार्मूला के अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट, तो बाकी फिर क्या बच गया हमारे पास कि स्टूडेंट्स V डायरेक्ट आ जाता है किसके, T के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम। अगर हम इसको फर्दर देखें तो स्टूडेंट दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो हमने पढ़ा कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली फॉलो करता है किसको, चार्ल्स लॉ को। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें कि VT ग्राफ कैसा होगा, तो नोट कीजिएगा कि V डायरेक्ट है T के, VT ग्राफ कुछ इस तरह की शेप को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर तो मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ डिफरेंट प्रेशर्स पर, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि प्रेशर हर जगह दुनिया पूरी में सेम होगा।
इसका मतलब ये है कि जब आप एक प्रोसेस कर रहे हैं और अगर उस वक्त प्रेशर 1 atm है तो 1 atm ही रहे। अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं और अगर प्रेशर 1.2 atm है तो 1.2 atm रहे। प्रोसेस के दौरान जितना भी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये बताता है हमें चार्ल्स लॉ। ये नहीं कि इसकी ये फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स नहीं, बदल सकती है। एक प्रोसेस, एक आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू सेकंड आइसोबैरिक प्रोसेस के प्रेशर से अलग हो सकती है, लेकिन दोनों अपने अपने प्रोसेस में कांस्टेंट रहे होंगे। अगर तो मैं डिफरेंट की बात करूं तो ज़रा नोट कीजिएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या टी यहाँ पे आके डिवाइड हो सकता है और पी वहाँ पे जाके? तो कुछ ऐसा लिंक बन जाता है कि वी बाई टी इनवर्स ऑफ प्रेशर। ज़रा नोट कीजिएगा, इस ग्राफ की स्लोप है v बाई टी। मैं जनरली ये बात कह सकता हूं कि स्लोप इनवर्स ऑफ प्रेशर। अगर मैं इसे कुछ यूं लिख दूं ना कि हमारे पास कुछ ग्राफ्स यूं भी मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स दीज आर आल्सो वीटी ग्राफ्स एट डिफरेंट प्रेशर, और जिसकी स्लोप ज़्यादा होती रहती है ना उसका प्रेशर कम होता रहता है। तो मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि अगर तो जनरल वे में देखा जाए और वी टी ग्राफ्स कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँ मैं कि एक ग्राफ ये, सेकंड ग्राफ ये, थर्ड ग्राफ ये, तो द वन ग्राफ हैविंग मोर स्लोप विल हैव लेस प्रेशर, हम ये बात कह सकते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं यही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पी वी वे में तो फिर ये ग्राफ क्या बनेगा? सिंपल देखें, इन पी वी टर्म्स के ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। सो ये ग्राफ है आइसोबैरिक प्रोसेस का। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर सारी गिवन हीट दो काम करेगी। सारी गिवन हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज भी लाएगी और वर्क में भी चेंज लाएगी। हम इसे कुछ यूं भी कहते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। हम इसको ना बहुत डिटेल से पढ़ने वाले आगे सी पी सी वी को। तो आपने नोट किया कि जो जनरल हमारे पास प्रोसेस आइसो कुछ इस तरह से होता है। एग्जाम्पल क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस की? बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब वाटर बॉयल होता है ना तो बॉइलिंग ऑफ वाटर में एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी इक्वल टू इंटरनल वन, तो वो आइसोबैरिक होता है। और जब हम मुंह खोल के ऐसे ब्लो करेंगे की टर्म्स में तो ये भी एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। मुकम्मल तौर पे मुंह को खोल के ब्लो करना एक आइसोबैरिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल की। अगर आइसोथर्मल की बात की जाए स्टूडेंट्स तो इस केस में ये एक ऐसा प्रोसेस है आइसोथर्म जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, ज़रा नोट कीजिएगा, एन आर और टी तीनों कांस्टेंट है। तो जो P है ना ये P इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आ जाता है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस से असल में फॉलो करता है बॉयल्स लॉ को। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोज बॉयल्स लॉ। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं P का और V का ग्राफ, तो वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से आ जाता है कि पी वी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास कुछ ऐसा होता है ग्राफ आइसोथर्मल का
जिसको हम कहते हैं आइसोथर्म, हम इसको आइसोथर्म कहते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ करना चाहूँ डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर, तो ज़रा नोट कीजिएगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम बात करेंगे, प्रेशर्स पे नहीं। तो फिर ज़रा नोट कीजिएगा, मेरे पास इसी क्वेश्चन में अगर देखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन सकता कि पी वी डायरेक्ट ऑफ टी, क्योंकि टी तो सामने आता है। पी वी इज़ बेसिकली एरिया ऑफ दिस ग्राफ, तो एरिया डायरेक्ट ऑफ टी। स्टूडेंट्स, जिस ग्राफ का एरिया ज़्यादा है अंडर द कर्व, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इसको हम कुछ यूँ भी सिंपल वे में ज़रा देखिएगा, इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास ये एक ग्राफ है पी वी, यहाँ पर आ गया वॉल्यूम, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया प्रेशर, और मैं ग्राफ्स कुछ यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ वन ग्राफ, दिस इज़ सेकेंड ग्राफ, दिस इज़ थर्ड ग्राफ। अब देखें इनके अंडर एरिया ज़रा नोट कीजिएगा। फर्स्ट ग्राफ के अंडर ये वाला एरिया, दिस इज़ द एरिया अंडर फर्स्ट ग्राफ। सेकंड को देखिएगा, दिस इज़ द एरिया अंडर सेकंड ग्राफ। अब थर्ड को देखें, दिस इज़ द एरिया अंडर थर्ड ग्राफ। आपने देखा जितना ग्राफ ज़्यादा ऊपर है ना, उसका ज़्यादा एरिया है अंडर द कर्व। सो द वन ग्राफ हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व विल हैव मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे था कि जिसकी सबसे कम स्लोप होगी उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हमने उस बात को यहाँ पर कुछ यूँ डिस्कस कर लिया। अब ज़रा फर्दर नोट करें, हमारे पास टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा। इट मीन्स कि टेम्परेचर चेंज is equal to 0, and if temperature is not changing then change in energy internally will be 0। ज़रा यहाँ पर डेल्टा यू 0 पुट करें तो हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गिवन सारी हीट किसमें कन्वर्ट होती है, वर्क में, क्योंकि डेल्टा यू तो 0 होता है। अगर आमतौर पे देखा जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल वैसे क्या है इसकी, एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ये सारे हैं स्लो प्रोसेस, एंड दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है और ना सिस्टम से निकलती है, यानी कि Q इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं Q इज़ इक्वल टू 0 की, तो जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक फिर हम ये बात कह सकते हैं कि जो P है वो इनवर्स ऑफ V नहीं बल्कि इनवर्स ऑफ V गैमा होता है। यहाँ पर गैमा का इफ़ेक्ट भी आता है, जबकि ये जो गैमा है ना, दिस गैमा इज़ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसको हमने पढ़ना है फुल डिटेल से बाद में। अच्छा, ये प्रॉपरली बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन दिस फॉलोज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, क्योंकि देखें ना P इनवर्स V के तो आ रहा है, सिर्फ ऊपर पावर गैमा का केस है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ है। अगर तो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक PV कर्व के अंदर, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि हमारे पास ये आ गया PV ग्राफ, और इस PV ग्राफ में जो कर्व कुछ यूँ बनेगी, स्टीपर एज कंपेयर टू आइसोथर्म। स्टूडेंट्स, हम इसे कहते हैं एडियाबैट। दिस इज एडियाबैट। द कर्व शोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैट, और वो कर्व जो शो करती है आइसोथर्मल प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्म। अब अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो स्लोप इस
आपके ग्राफ के अंदर गैमा का इफेक्ट शामिल है। स्लोप होती है y एक्सिस बाय x एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालना चाहूँ ना तो इसकी स्लोप आती है p बाय v। पर अगर मैं निकालता हूँ स्लोप इस प्रोसेस की तो वो आती है गैमा p बाय v। गैमा का इफेक्ट हमें दिखता है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, हमें ये बात याद रखनी होगी। अब अगर मैं इसके बाद देखूं, हमने देखा कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम प्रोसेस के अंदर कोई हीट तो दे ही नहीं रहे, फिर हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी? फॉर्म विल बी समथिंग लाइक दिस, 0 इक्वल्स डेल्टा यू प्लस W। हम इसे वैसे पहली बात तो यूं कह सकते हैं कि मैं वर्क को यहाँ पे ले आऊँ, सो इट बिकम्स माइनस वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू। माइनस वर्क का मतलब ये होता है कि वर्क हम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। मैं इसे कुछ यूं लिख रहा हूँ कि माइनस वर्क रिजेंबल्स वर्क डन ऑन सिस्टम। डेल्टा यू मीन्स ये पॉजिटिव था तो ये इंक्रीज कर रहा होगा, वर्क सिस्टम पे हम करें और एनर्जी इंक्रीज कर जाए, इसका मतलब है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और अगर मैं इसी फार्मूला में माइनस वहाँ पे ट्रैवल करवा दूँ तो मैथमेटिकली इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है कॉन्सेप्चुअली। अब यहाँ पे वर्क पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब सिस्टम वर्क कर रहा है, हमने सिस्टम को तो हीट दी ही नहीं थी, फिर सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है? सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है और लूज करके वर्क कर रहा है। इससे फ़र्क हमें क्या पड़ रहा है कि हमने सिस्टम की एनर्जी को यूज़ किया और सिस्टम ने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या की है? एक्सपेंशन की है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया प्रोसेस को? आपको याद है हमने पढ़ा था कि साउंड प्रोपगेशन इज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके अलावा बुक में लिखा हुआ है क्लाउड फॉर्मेशन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके अलावा बुक में ये बात भी लिखी हुई है कि जब भी एयर टाइट से सडनली बर्स्ट आउट होती है तो एडियाबैटिक होती है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर जनरली टेकन एज फास्ट प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर जनरली फास्ट और रैपिड प्रोसेसेस। अब क्या होता है आइसोकोरिक? हमने कहा आइसोकोरिक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, ज़रा नोट कीजिएगा, PV इज इक्वल टू NRT। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया वॉल्यूम कांस्टेंट NB और RB, तो बाकी भला क्या बच जाएगा हमारे पास? बाकी आ जाएगा P डायरेक्ट ऑफ T। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी होगा हमारे पास। अगर तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ PT की टर्म्स में, ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ PT के टर्म्स में तो बोथ वर डायरेक्ट, तो हमें तो ग्राफ कुछ यूँ मिल जाएगा। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं PV टर्म्स में, PV PV अगेन PV। तो अगर मैं यही ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ PV, तो PV की टर्म्स में वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा that will be a straight line normal to volume axis. Now this is isochoric process। और ज़रा आप खुद सोचें,
अगर वर्क ही नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा वी क्या होगा, ज़ीरो। वर्क होता था P डेल्टा वी विच इज़ आल्सो ज़ीरो। यहाँ वर्क कर दें हम ज़ीरो। ये ऐसा प्रोसेस है जिसका किएगा, जिसमें गिवन सारी हीट किस में चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। अल्टीमेटली कोई भी वर्क नहीं हो सकता। हमने इसे कहाँ पढ़ा है, ऐसा कौन सा केस है जहाँ वॉल्यूम फिक्स हो जाए। ज़रा नोट कीजिएगा, आप लोगों ने ये बात डिस्कस कुछ इस तरह से की होती है कि इन प्रेशर कुकर में हम वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं। और आपने पढ़ा होता है केमिस्ट्री में बॉम्ब कैलोरीमीटर, वहाँ पर भी हम वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अब मैं इन सारों को ना करूँगा आपस में इंटर रिलेट, तो कुछ ऐसा केस बनेगा। ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज़ P एक्सिस, प्रेशर एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। ग्राफ कुछ यूं आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। फिर ये कौन सा हो गया, आइसोबैरिक। मैं इसको स्टार्ट करता हूं कुछ यहां से, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। फर्दर मेरे पास ग्राफ कौन सा आ गया, यूं, दिस इज आइसोथर्मल ग्राफ। फर्दर ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पे, दिस इज, नोट कीजिएगा स्टीपर आया है, सो दिस इज एडियाबैटिक, जबकि दिस इज आइसोकोरिक। अब सारे ग्राफ कुछ यूं थे आपके, दिस इज एक्सपेंशन, क्योंकि देखें वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं हम। आइसोकोरिक में एक्सपेंशन बेसिकली हुई नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ से निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज एरिया अंडर द आइसोबैरिक, दिस इज एरिया अंडर द आइसोथर्मल, दिस इज एरिया अंडर द एडियाबैटिक, एंड दिस इज नो एरिया अंडर द आइसोकोरिक। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसके अंडर था, आइसोबैरिक के। जिसके अंदर ज़्यादा एरिया, दैट विल अल्टीमेटली डू मोर वर्क। क्यों बोला, हमने पढ़ा कि मल्टीपल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम गिव्स अस वर्क। अगर हम एक्सपेंशन वाले केस में स्टूडेंट्स देखें तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन केस जो सबसे ज़्यादा वर्क होता है ना, वो आइसोबैरिक का होता है। जो उससे कम वर्क होता है वो आइसोथर्मल का होता है। जो उससे कम वर्क होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एडियाबैटिक का। और जो सबसे कम वर्क होता है वो होता है आइसोकोरिक का। ये हमने बात याद रखनी होगी, MCQ आता है आमतौर पे ही। सबसे ज़्यादा वर्क आइसोबैरिक, फिर सबसे जिससे कम एरिया होगा आइसोथर्मल, फिर उससे कम एडियाबैटिक, फिर सबसे कम कौन सा होगा, आइसोकोरिक होगा। ये हमारा लिंक होता है किसके साथ, एक्सपेंशन वाले केस में। स्टूडेंट्स, अगर हम यहीं पर बात करते हैं एक्सपेंशन की बजाय कंप्रेशन के लिहाज, तो नोट कीजिएगा ये सारा ग्राफ चेंज होके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, जैसे दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर एक्सिस, और हमारे पास ये बेसिक पॉइंट है
जहाँ से हमने कंप्रेशन स्टार्ट करनी है, वॉल्यूम कम करना है हमने, प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। तो दिस इज़ बेसिकली आइसोबैरिक। अगर यहीं से हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो डैट विल बी समथिंग लाइक दिस। आइसोथर्मल स्लो एंड स्टडी यूँ ऊपर जाता है, जबकि आइसोथर्मल एडियाबैटिक होता है वो मूव करता है इस तरह से फास्ट वे में, और फिर आ जाएगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ज़रा नोट करें, इस सारे केस में हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा है सिवाय किसके, आइसोकोरिक वहाँ पर आती है कांस्टेंट है वॉल्यूम। हमने नोट किया, अगर यहाँ से हम नोट करें तो कंप्रेशन केस के अंदर, कंप्रेशन केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द ग्राफ है वो तो एडियाबैटिक है, उससे कम किसका है, उससे कम है आइसोथर्मल का, उससे कम किसका है, उससे कम है आइसोबैरिक का, और सबसे कम किसका स्टूडेंट्स, सबसे कम है आइसोकोरिक का। तो हम ये बात यूँ भी लिख सकते हैं कि कंप्रेशन के दौरान सबसे ज़्यादा वर्क होता है एडियाबैटिक का, उससे कम वर्क होता है आइसोथर्मल का, उससे कम वर्क होता है आइसोबैरिक का, और सबसे कम वर्क होता है आइसोकोरिक का। स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। हम साथ में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ज़रा नोट कीजिएगा, हमसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन which of following process all the given heat is converted to work। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सारी गिवन हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। हमें साथ ऑप्शंस कुछ यूँ दिए जाते हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, जबकि एडियाबैटिक। ज़रा नोट कीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के फार्मूला के ऊपर। फार्मूला है Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस W। हमने कहा सारी हीट वर्क में चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि जो डेल्टा U है ना, दिस डेल्टा U शुड बी इक्वल टू 0। किस प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, जिसमें डेल्टा T भी 0 होता है, जबकि डेल्टा T इज 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें अगर यहीं से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जा सकते हैं कि इफ अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम करता है वर्क ऑफ 180 joules and its internal energy increases by 90 joules, then what will be the given heat। फिर गिवन हीट क्या होगी, अल्फा कहते हैं 90 जूल, बीटा इज 180 जूल, चार्ली इज 270 जूल,
जबकि डेल्टा इज 2 जूल। हमें इस बात का पता स्टूडेंट्स कि जो हीट होती है ना, डेट हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि डेल्टा यू में इंक्रीज हुआ था तो 90 पॉजिटिव आएगा, सिस्टम ने वर्क किया था तो 180 बी पॉजिटिव आएगा, सम किया तो 270 जूल्स आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। अगर हम फर्दर देखें इस चीज़ को तो हमसे क्वेश्चन पूछा कुछ ऐसे भी जा सकता है कि इफ अ सिस्टम undergoes work done by the surrounding ने वर्क किया है तो किस पे किया होगा, ऑन सिस्टम किया होगा 100 जूल्स। अब ये वर्क ऑन सिस्टम है जबकि ये वाला वर्क बाय सिस्टम था। एंड इंटरनल एनर्जी आल्सो decreases by 50 joules, then what will be heat energy? हीट एनर्जी क्या होगी, साथ में दे देंगे ये ऑप्शंस। अल्फा ऑप्शन इज -50 जूल्स, बीटा ऑप्शन इज -150 जूल्स, Charlie option is 150 joules, delta option is 100 joules। इसको देख लेते हैं हमने कहा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डिक्रीज हुआ था तो ये आ जाएगा -50 और वर्क सिस्टम पर हुआ था तो आ गया -100 जो कि बन गया -150 जूल्स। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको फर्दर देखें हम स्टूडेंट्स तो हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर तो एक प्रोसेस हमारे पास ग्राफिकली मौजूद है, दिस इज अ पीवी ग्राफ और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कुछ इस तरह से, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस जिसका हमें रेडियस पता है कि रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो बताइए कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस प्रोसेस। हमें अल्फा ऑप्शन दे दी गई 0, बीटा ऑप्शन दे दिया गया 1, चार्ली ऑप्शन दे दिया गया 2, डेल्टा ऑप्शन दे दिया गया 3 और साथ में यहाँ पे इसका यूनिट जूल्स है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। हमने देखा हमारा दिल फॉलो कह रहा है इसका आंसर 0 होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। वो कैसे, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क तो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये तो 0 नहीं हो सकता। ये एक सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप का जो वर्क है वो तो एरिया होता है हमेशा, हमने पढ़ा हुआ ही बात। एक सिंपल सी बात देखें, अगर तुम्हारे पास एक ओपन कर्व है ना, तो ओपन कर्व का एरिया अंडर द कर्व रिजेंबल करता है वर्क डन को। और अगर तो हमारे पास है एक क्लोज्ड शेप, तो क्लोज शेप का एरिया अंडर द कर्व नहीं बल्कि एरिया ऑफ द कर्व रिजेंबल करता है वर्क डन को। ये फ़र्क होता है ओपन और क्लोज शेप के अंदर। ये हमारी क्लोज शेप है, हम इसमें निकालना है एरिया ऑफ द कर्व विच इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वेयर। पाई होता है 3.14
और साथ आ गया 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही रहेगा। आंसर क्या आ गया 3.14 जूल्स। क्लोजेस्ट आंसर इज 3, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। हमें ये बात भी कही जा सकती है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन isothermal process, in an isothermal process, work done by system is equal to 100 joule. What will be the value of heat absorbed by the system? हम साथ ही लिख देते हैं ऑप्शंस। 0 जूल्स, 50 जूल्स, 100 जूल्स, 150 जूल्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमने क्या पढ़ा होता है, प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, यानी कि डेल्टा यू को 0 होना चाहिए, तो Q इक्वल्स टू वर्क होगा। कितना बड़ा वर्क था 100, तो फिर Q भी कितना होगा 100, चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। और एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमने कहा ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, हमने इस सिस्टम पे डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी और वर्क को। अब हम साथ यहाँ पढ़ेंगे हीट को भी, जैसे कि अगर तो हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट, अगर अगर हीट इन जा रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और अगर सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा है, अगर सिस्टम हीट को निकाल रहा है, Q आउट, अगर हीट रिजेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा नेगेटिव हुआ करती है। अगर तो वर्क करते हैं हम, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो दैट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव वर्क, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, if work is done by the system, that is always taken as positive work। और अगर इस सारे प्रोसेस से अगर तो इंटरनल एनर्जी हो जाती है ज़्यादा, अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो फिर पॉजिटिव, और अगर एनर्जी कम हो जाती है तो फिर ये सारा प्रोसेस जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारा एक मुकम्मल इंटरप्रिटेशन है साइन कन्वेंशन के लिहाज से अगर देखें तो। अब इसके फौरी बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, फिर लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मो। अब कहता है क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, हमें सिंपल वे में सेकंड लॉ ऑफ थर्मो ये रिप्रेजेंट करता है, ज़रा नोट कीजिएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो ये चीज़ शो करता है कि जितना भी वर्क सिस्टम करेगा डैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हीट्स। जैसे कि फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक बॉडी है विच इज़ हॉटर देन द अदर वन। हम इसे कुछ यूँ रिजेंबल कर रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं हॉट बॉडी, दिस इज़ हॉट बॉडी, हीट इन दिस हॉट बॉडी हम इसे कह रहे हैं Q1, इसका टेम्परेचर T1 है। हीट मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस कोल्ड बॉडी,
ये हमारा एक पूरा पाथ है, इसी पाथ के एंड पे हमारे पास एक कोल्ड बॉडी, और ये कोल्ड बॉडी इनसे ले रही है हीट ऑब्जॉर्ब कर रही है दिस कोल्ड बॉडी, और जो इसकी अपनी हीट थी दैट इज Q2। स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस से हम निकाल रहे हैं एक सेपरेट चीज, दैट इज बेसिकली वर्क। तो जो भी वर्क होता है ना, वो हम हीट की ट्रांजिशन के सेंटर से निकाल लेते हैं। हीट ने अपना काम करना होता है, उसने मूव करना होता है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो की तरफ। उस हीट की ट्रांजिशन से हम मैकेनिकल वर्क गेन कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ऐसे ही स्टीम इंजन भी काम करता था, सारे इंजन यूं ही काम करते हैं। हीट ने मूव करना होता है हाई से लो, हम वहाँ से वर्क एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल डिफरेंस ऑफ किसके आ जाएगा, हीट्स के। जो हमें यहाँ पे वर्क अटेन हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली आउटपुट। असल में क्या है, आउटपुट है। ये जो हॉट बॉडी थी इसकी हीट असल में क्या है, ये इनपुट है। हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन होती है ना, वो इक्वल होती है आउटपुट बाय इनपुट के, जिसको हम वर्क बाय Q1 कह सकते हैं, और जिसको हम 1 माइनस Q2 बाय Q1 भी कह सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क। तभी हमने क्वेश्चन एक देखा था पास्ट के अंदर। क्वेश्चन पास्ट में कुछ ऐसा आ चुका है कि इफ इनपुट हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 500 जूल्स एंड हीट रिजेक्टेड, जो ज़ाया हो गई, जो कोल्ड के पास चली गई, दैट इज 400 joules, then what will be the efficiency of system? अल्फा आ गया 20%, बीटा आ गया 40%, चार्ली आ गया 60%, और डेल्टा आ गया स्टूडेंट्स 80%। अब ज़रा नोट कीजिएगा, या तो हम सिंपल यहाँ पुट करें, वहाँ से आंसर निकाल लें। हम सेम पुट करें, हम लिखें यहाँ पे 1 माइनस 400 बाय 500, ये दो कट गए, ये आ गया 1 माइनस 4 बाय 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 4 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 5, ये बनता है 0.2। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो दिस विल गिव अस 20%। एक और वे भी है कि पहले हम वर्क निकाल लें, Q1 माइनस Q2 यानी कि 500 माइनस 400 इज बेसिकली इक्वल टू 100। वर्क बाय हीट इनपुट 100 बाय 500 डायरेक्ट आ जाएगा 1 बाय 5 विच इज इक्वल 20%। हमने आज डिस्कस किया कि ये सारे बेसिकली लॉज ऑफ थर्मो थे क्या। हमने स्टूडेंट्स आज ये बात डिस्कस की कि किस तरह से लॉज ऑफ थर्मो के अंदर आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेसेस कैसे अहम हैं, उनके वर्क कैसे निकालते हैं, उनमें किस किस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स भी कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो लाजमन कमेंट करें ताकि आपको हम गाइड कर सकें। शुक्रिया।